हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस मरतोलिया ब्लॉग्स। अभी मैं हूँ सर्वे ऑफ इंडिया के प्रांगण में। यहाँ पर एक किसी खास वजह से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर आज। पर आज एक पंडित नैन सिंह जी जो 19वीं सदी के महान अन्वेषकों में से एक है और जो मिल्लम जौहार के निवासी थे, और उनकी आज 192वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर जौहार चौका वरिष्ठ नागरिक समिति के द्वारा गार्लैंडिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया के प्रांगण में इनकी हाफ बस्ट मूर्ति लगाई गई है और उनके किशन सिंह रावत जी और पंडित नैन सिंह रावत जी की मूर्ति लगाई गई है, जहाँ पर हम लोग आज गार्लैंडिंग करेंगे। अभी हमारे सदस्य आने वाले हैं यहाँ पे, और ये रहा कुछ सर्वे ऑफ इंडिया का कुछ नज़ारा। और हमारे भगवान सिंह रावत जी समिति के कोषाध्यक्ष आ चुके हैं और थोड़ी देर में सारे सदस्य अभी आने वाले हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ पर होने वाला है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे हाफ बस्ट जो मूर्ति लगाई गई है पंडित किशन सिंह रावत जी, राय बहादुर किशन सिंह और पंडित नैन सिंह रावत जी की, और जॉर्ज एवरेस्ट जो कि 19वीं सदी के महान अन्वेषकों में से हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अभी यह है पंडित नैन सिंह जी की हाफ बस्ट मूर्ति सर्वे ऑफ इंडिया के प्रांगण में। आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1830 में इनका जन्म हुआ था। 21 अक्टूबर 1830 में श्री पंडित नैन सिंह जी का जन्म दिवस है आज। और ये राय बहादुर किशन इनके बड़े भाई, ये हैं किशन राय बहादुर किशन सिंह रावत जी। ये है जॉर्ज एवरेस्ट की मूर्ति। और ये आगे भगवान सिंह रावत जी समिति के हमारे खजांची कोषाध्यक्ष। आज इन्हीं की देखरेख में सारा ये प्रोग्राम हो रहा है। ये हमारे समिति के अध्यक्ष श्री डॉक्टर गोविंद सिंह जंगपंग जी, और पूर्व IAS रिटायर्ड श्री कमिश्नर श्री सुरेंद्र सिंह पंकि जी भी पधार चुके हैं। नमस्कार सर। हमारे समिति के और JSS देहरादून के सदस्य यहाँ पर आ चुके हैं। और ये SS पंकि द्वारा लिखित संग्रह पुस्तक जो है, इसमें पंडित नैन सिंह जी के बारे में भी कुछ लिखा गया है, तो ये सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनको दिया जा रहा है। और अभी जल्दी ही इस गार्लैंडिंग का प्रोग्राम होगा। धन्यवाद। अभी हमारे पदाधिकारी जो है गार्लैंडिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। सभी सदस्य आ चुके हैं। ये कमला रावत जी हैं। बहू है ना। अच्छा, परपोती की बहू। मतकोट में रहते ये मतकोट में रहते हैं अभी। अभी सर्वे ऑफ इंडिया में इनको नौकरी दी गई है। और हमारे संरक्षक पंकि जी गार्लैंडिंग करते हुए। ये SS रावत जी उपाध्यक्ष समिति के, और ये हमारे अध्यक्ष श्री डॉक्टर गोविंद सिंह जंगपांगी जी गार्लैंडिंग करते हुए। और हमारे भगवान सिंह रावत जी कोषाध्यक्ष पुष्पांजलि करते हुए और माल्यार्पण। और हमारे NS धमसत्तू जी ONGC वाले गार्लैंडिंग करते हुए। और हमारे कुंवर सिंह धमसत्तू जी पूर्व सचिव समिति के गार्लैंडिंग करते हुए। हमारे PS पंकि जी गार्लैंडिंग करते हुए। और डॉक्टर नारायण सिंह धमसत्तू जी ITBP DIG रिटायर्ड। और ये सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स साईं जी। और हमारे डॉक्टर भगत सिंह रावत जी पूर्व CMO रिटायर्ड गार्लैंडिंग करते हुए।
मेरा नाम कमला राउत है। हाँ मैं पंडित नील सिंह राउत की पौत्रवधू हूँ हाँ और मैं अभी फिलहाल यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया में कॉन्टैक्ट ऑफिस की जॉब कर रही हूँ। और ये भवन सिंह रावत जी हमारे मिष्ठान वितरण करते हुए ये साथ ही हम जॉर्ज एवरेस्ट को भी याद कर रहे हैं। आज के दिन मेन उनके साथ में जो है ये अन्वेषक महान अन्वेषक रहे हैं 19वीं शताब्दी के। वरिष्ठ नागरिक समिति के आदरणीय सदस्यों, आदरणीय प्रभारी अधिकारी मुख्यालय, आज का बहुत विशेष दिन है और पंडित नैन सिंह जी की 92वीं जयंती है, तो मैं अब उनका जीवन परिचय दे रहा हूँ। पंडित नैन सिंह भारत के महान अन्वेषक। पंडित नैन सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1830 में कुमायूं के जौहर घाटी के बिलम गांव में हुआ था। स्कूल छोड़ने के पश्चात नैन सिंह अपने पिता के साथ व्यापार में लग गए। वे तिब्बत में कई स्थानों पर गए तथा अपने पिता से तिब्बती भाषा भी सीखी तथा वहाँ के लोगों के तौर तरीके व संस्कृति का भी ज्ञान हासिल किया। सन 1855-57 में नैन सिंह अपने रिश्ते के भाई मनी सिंह एवं जर्मन खोजकर्ता श्लेगन वाइट बंधुओं के साथ हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाओं में गए, किंतु एक जर्मन भाई अडोल्फ की कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर देने के बाद वे अपने गांव वापस आ गए और शिक्षा विभाग के एक गवर्नमेंट वर्नाक्युलर स्कूल में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। सन 1863 में कर्नल जेम्स बालकट तथा कैप्टन टी.जी. मॉन्टगोमरी बृहद त्रिकोणमिति सर्वेक्षण के लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला का अन्वेषण करवाना चाहते थे। उन्होंने नैन सिंह व उनके भाई मनी सिंह को अपने दल के लिए चयन किया और अपने साथ देहरादून लाए। इसी कैंपस में सन 1866 में भारतीय संरक्षण विभाग का कार्यक्षेत्र पूर्वी नेपाल से तिब्बत व चीन तक पहुंच गया था, किंतु विभाग इसकी सीमा को पार नहीं कर सकता था क्योंकि इस क्षेत्र की सरकार ने विदेशियों एवं यात्रियों को इस क्षेत्र की सीमा पार करने के लिए वर्जित कर रखा था। अगर कोई इसे पार करने का दुस्साहस भी करता था तो उसका सिर कलम कर दिया जाता था। परंतु भूगोलविद इस रहस्यमय इलाके के बारे में जानने को इच्छुक थे, क्योंकि हमारे नक्शे में यह एक रिक्त स्थान था जिसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। गुजरने वाले व्यापारियों के माध्यम से ही थी। भारत के बृहद त्रिकोणमिति सर्वेक्षण विभाग के जेम्स बालकाट एवं टी.जी. मॉन्टगोमरी ने भारतीय मूल के लोगों को सर्वेक्षण संबंधी कार्य का प्रशिक्षण देना आरंभ किया। इनमें नैन सिंह एवं मनी सिंह भी शामिल थे। इन्हें 2 वर्ष तक सर्वेक्षण का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। नैन सिंह बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी सिद्ध हुए। इन्होंने बहुत जल्द ही सेक्सटेंट, कंपास और कई सर्वेक्षण यंत्रों का प्रयोग करना सीख लिया। साथ ही साथ ये आकाश के बड़े प्रमुख सितारों को पहचानने लगे थे। यह खगोलीय सर्वेक्षण के लिए आवश्यक था, क्योंकि तिब्बत में जाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए इन्हें तिब्बती साधुओं का भेष बनाना पड़ा ताकि इन पर किसी का ध्यान ना जाए। इनके कपड़ों में एक पूजा की माला व प्रार्थना चक्र था, लेकिन इनकी मालाओं में 108 मनके की जगह 100 मनके थे और हर 10वां मन का और बाकी मनकों से थोड़ा बड़ा था। हर 100 कदम पर एक मन का गिनना होता था ताकि हर 10वां बड़ा मन का 1000 कदम दिखाए। एक कदम को 33 इंच लेना था ताकि एक कदम माला अर्थात 100 मन के कुल 3 लाख इंच 3.3 लाख इंच यानी लगभग 5 मील दर्शाए। इन सब बातों का प्रशिक्षण इन्हें 2 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिया गया था। इनका प्रार्थना चक्र भी खास होता था। यह अंदर से खोखला होता था, जिसके अंदर कागज का रोल होता था, जिस पर यह अपने कदम, मौसम, तापमान, जगह की दूरियां नाप कर अंकित करते थे। जब वे अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ते थे तो कोई इन्हें व्यवधान नहीं पहुंचाता था, क्योंकि प्रार्थना चक्र घुमाकर पूजा करते हुए बौद्ध भिक्षु से बात करने का कोई भी साहस नहीं करता था। इतना ही नहीं,
उनकी शख्सियत को छुपाने के लिए उन्हें छद्म नाम भी दिए गए। नैन सिंह जी को पंडित नंबर या सिर्फ पंडित कल्याण सिंह जी को कृष्णा को ए के इत्यादि। इसलिए नैन सिंह बाद में पंडित नैन सिंह जी के नाम से मशहूर हुए तथा बाद में अन्य संरक्षकों को भी पंडित के नाम से जाना जाने लगा। पंडित नैन सिंह जी की सबसे पहली यात्रा 1865 से 66 में शुरू हुई थी, जो करीब 1200 मील लंबी थी। इसके बाद इन्होंने तिब्बत की कई बार यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान बहुत सारी भौगोलिक सूचनाओं को इकट्ठा किया, जिसके आधार पर सरकार को इस क्षेत्र का मानचित्र बनाने में मदद मिली। इन यात्राओं का उनकी सेहत पर भी बड़ा असर पड़ा था। उनकी आंखों की ज्योति कम हो गई। उन्होंने लंबी यात्राओं पर जाना छोड़ दिया तथा सेवानिवृत्ति तक अन्य नए संरक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य करते रहे। उनकी इन साहसिक व उत्तम भौगोलिक अन्वेषण के लिए, जिसके लिए उन्हें साहस, धैर्य एवं कूटनीति का सहारा लेना पड़ा था, सरकार ने उन्हें रुहेलखंड में 100 रुपये राजस्व वाला एक पूरा गांव दे दिया था। भूगोल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी, लंदन एवं पेरिस जियोग्राफिकल सोसाइटी की ओर से उन्हें सोने की घड़ियां दी गई। इन्हें कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि से भी नवाजा गया। इनकी तुलना उस समय के महान अन्वेषक डेविड लिविंगस्टोन से की गई। 24 जनवरी 1882 में इनका निधन हो गया। विश्व भर में उन पर उनकी यात्राओं पे बहुत से लेख एवं पुस्तकें लिखी गई हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को अपने इस महान अन्वेषक की उपलब्धियों को पर गर्व है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब श्री एस मांगते जी, हमारे संरक्षक, समिति के संरक्षक, दो शब्द कहेंगे। हमारे जोहार के बहुत एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, मैं जोहार के पूरे भारतवर्ष के महत्वपूर्ण व्यक्ति नैन सिंह सियाई जी, उनका सियाई पति मिली थी, उनके बारे में हम आज यहाँ एकत्र हुए हैं, उनके सेंटनरी में। और नैन सिंह जी के पिताजी को लाटा बुढ़ा कहा जाता था, उनका नाम साल था। उनको प्रारंभ में, अपने जीवन के प्रारंभ काल में काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा, यहाँ तक कि अपने गांव छोड़ के गोरी पार वहाँ एक गांव में रहने लगे। और उस समय उन्होंने, लाटा बुढ़ा ने भी, इन्होंने भी वहाँ उन लोगों को काफ़ी मदद की गोरी पार। बाद में जब लाटा बुढ़ा वापस नीलम आए तो उनके भाइयों ने उनको अपने संपत्ति से भी बेदखल कर दिया था। वो भी झेलना पड़ा लाटा बुढ़ा को, और इनको भी बच्चे पैदा हो गए। तो ये नैन सिंह जी को बाद में, जैसे आपने अभी बताया, इस ब्रदर्स में जो ये पश्चिमी एशिया के सुदूर क्षेत्र में बहुत कष्टमय यात्रा करनी पड़ी। वहाँ यहाँ तक कि वहाँ डकैतों के क्षेत्र में भी वे वहाँ से बच के आए, और बहुत वहाँ से न केवल बच के आए, उस खतरनाक क्षेत्र में भी जहाँ की डकैत हर दूसरे कदम पे डकैत वहाँ पे जाते थे, वहाँ का सर्वे करके भी लाए। यहाँ एक जगह का इनका यहाँ तक आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए 2 रास्ते हैं, और दोनों डकैतों से भरे हुए हैं। उन दोनों का सर्वे करके, दोनों का एग्जैक्ट डिटेल सर्वे करके लाए। और इनको, क्योंकि जैसे गुप्त सर्वे करना पड़ता था, कदम नाप के दूरी नापना पड़ता था, तो ये अंग्रेज़ों ने बहुत जगह लिखा है कि जहाँ जहाँ इन्होंने सर्वे किया, नैन सिंह ने और किशन सिंह ने जहाँ उन्होंने सर्वे कर लिया है, अंग्रेज वहाँ सर्वे करना उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि ये क्षेत्र सर्वे करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सर्वे हो चुका है। जितना एक्यूरेट सर्वे वो कर सकते हैं, उतना एक्यूरेट सर्वे हम फीता नाप के भी नहीं कर सकते, ये लिखा है। तो इनको बहुत आखिरी में जब ये जो तीसरे यात्रा में जब ये वापस लद्दाख पहुँचे थे, उस समय जो एक सर्वे और प्रस्तावित हुआ लद्दाख से लेकर ल्हासा तक, जो ऊपर के उत्तरी उसके लिए। उस समय अंग्रेज़ों ने इनको ये समझ लिया था कि ये काफ़ी इन्होंने फिजिकल शारीरिक कष्ट झेला है, उम्र भी होगी, ये शायद नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसा हुआ कि उसमें किशन सिंह को भेजा जाना था, किशन सिंह भी बीमार पड़ गए, और तीसरा कोई व्यक्ति नहीं मिला उस यात्रा करने में। तो नैन सिंह ने वॉलंटियर किया, भले ही मैं कमज़ोर हो गया, मैं उम्र भी हो गई, मुझे ये मौका दीजिए, मैं करने को तैयार। अपने रिस्क पर गया, सारे गुप्त रूप से गए। वो इतना गुप्त रूप था कि उन्होंने जाते समय ये दिखाया कि मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूँ। जैसे अंधेरा वहाँ से पूरब की तरफ मुड़ के सिंध नदी के किनारे किनारे
उस यात्रा में चल दी। इसलिए नैनसिंग पहला व्यक्ति है जिसने ये सिद्ध किया है कि सिंध नदी का भी उद्गम कैलाश पर्वत पर है। उससे पहले किसी ने ये कैलाश पर्वत का एग्जैक्ट जो वो है कोऑर्डिनेट जो दिया है नैनसिंग का दिया हुआ है। उससे पहले कैलाश पर्वत का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मालूम नहीं था। और उस पूरे क्षेत्र में गए, उनके दो बार वो खत्म होते होते बचे। एक बार तो डकैतों के हाथ से, और एक बार गिर गए इस तरह से गिर गए कि वो घायल हो गए, तो किसी तरह से बच के आए वहाँ। और वहाँ भी जब वो ये जो जंगथांग वाला इलाका, वहाँ भी उनको काफ़ी कष्ट झेलते हुए आए, छिप के आए। वो अक्सर क्या करते थे, जब वो चल रहे हैं तब तो ठीक है, जब रात में वो रहते थे सड़क के किनारे, जहाँ सड़कों की निकट नहीं रहते थे, क्योंकि भय था डकैत आएंगे यहाँ, तो वो वहाँ से दूर फिर कहीं पहाड़ की किसी कमरा में जाकर रात रहे। अब देखिए इनका एक वो था कि जो ये सेटेलाइट्स हैं, इनका स्टार गेजिंग नहीं करते थे। इनके पास वो इंस्ट्रूमेंट था जो ताराओं का भी वो एंगल लेके वो भी सीधी तय करते। तो रात के अंधेरे में दिन भर पैदल चलना, रात में छुट्टे से जाके किसी पहाड़ी में जाके वो स्टार गेजिंग करते हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है ये व्यक्ति साथ नहीं चलते चलते सोता भी होगा ही नहीं। दिन भर वो चल रहा है पैदल, फिर नोट बना रहा है, और रात में भी स्टार गेजिंग कर रहा है, और वो भी गुप्त रूप से। कहीं देख अगर उन्होंने जैसे आपने कहा, वहाँ ये था कि कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अगर कोई तिब्बत में लगेगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो जब अंत में जो पहुँचे ये कोकोनट झील से, वहाँ से दक्षिण तरफ आना था हमें लाखा। तो वहाँ जो लाखा के नज़दीक पहुँचे हो, तो उन्होंने अपने वहाँ खबर आ गई थी तिब्बत की सरकार को, उस समय की सरकार को ये मालूम पड़ गया था कि अंग्रेज़ों का कोई, इनको जासूस कहते थे, अंग्रेज़ों को कोई जासूस यहाँ घूम रहा है, और ये घोषणा होगी तो ये जिंदा है मुर्दा उसे पकड़ेगा। अभी को पता चल गया यहाँ तो ये लाशा, अगर मैं जाता हूँ तो जिंदा मुर्दा जिंदा ले जाएंगे और नहीं ले खत्म हो जाएंगे। तो ये वहाँ, लेकिन फिर भी लाशा के अंदर घुसे हो, वहाँ एक कमरा किराया लिया, वहाँ रहे 2-3 दिन, और वहाँ उसने अपने एक व्यक्ति को शहर का सर्वे कराया कि क्या है। उन्होंने कहा तुम्हारे तो यहाँ शो है, सर कलम करने का आदेश है, वहाँ तुम बच नहीं सकते। तो इन्होंने देखिए क्या किया, अपना रिस्क इतना लिया, जितना वो सर्वे कर सकते थे, जितना डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे थे, उसको अपने एक नौकर के साथ कहा भैया मेरी तो जिंदा रहना संभव नहीं लग रहा, क्या होगा मैं खत्म ही हो जाऊँगा, जितना मैं सर्वे कर चुका हूँ, ये कागज़ तुम, एक व्यापारी जा था लद्दाख का, एक व्यापारी जा रहा था वापस लाशा से, उसके साथ अपने नौकर को कहा कि ये कागज़ वहाँ पहुँचा देना, सर्वे ऑफिसर वहाँ बैठे हुए इंतजार करें, वहाँ पहुँचा देना, मैं किसी तरह से बच गया तो आ जाऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मर जाऊँगा तो कोई बात नहीं, वहाँ पहुँचा, इतना रिस्क लिया हमने। तो वो वहाँ से गए, रात निकले हो, और वहाँ को जहाँ रह रहा था उसको शक हुआ कि जो जिसके कमरे में रह रहा कहीं ये मुझे पहचान ले। एक आदमी ने पहचान भी दिया लाशा, ये मुझे पहचान लेगा तो ये तो मुझे बता देगा, ये आ गया दूसरा काम करना है, ये खुद ही ले जाएगा मुझे वहाँ से इनाम लालच में। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुराने कपड़े वपड़े जो ऐसा बेकार चीज एक थैली में बंद के उस कमरे में रखा, और उसको कहा कि अभी ये मेरा सामान है, मैं यहीं रखता हूँ, मैं पुराने गुम्पा में यात्रा के दिन जा रहा हूँ, आऊँगा तो ले जाऊँगा। और मान लिया, उसको एक किस्म से कॉन्फिडेंस में ले लिया कि वापस आएगा जब तब इसका सरकलम करेंगे। गए वो उत्तर में, उसी गुम्पा की दिशा में उत्तर की तरफ, जैसे अंधेरा हो अवार्ड टर्न करा वापस गुप्त रूप से दूसरी दिशा। वहाँ से रातों रात 2-2 दिन का रास्ता एक ही दिन में तय करके ये आसाम रंगिया के बगल में एक रेलवे स्टेशन, उसका नाम पहुँचना, वहाँ के जो स्टेशन मास्टर था वहाँ पहुँचा। वहाँ भी वहाँ क्रॉस करके जो तिब्बत का जो बाउंड्री था जिस पास था, उसको क्रॉस करके वहाँ का एक उस शहर का नाम दिया था जहाँ है, वहाँ भी रोक दिया गया, तुम यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, तिब्बत का वहाँ प्रभाव था। तो वहाँ भी उन्होंने कहा ठीक है। तो वो
जो आम रास्ता था जिसमें सब जाते थे वहाँ न जाके कहीं जंगल के रास्ते शॉर्टकट जाके नीचे उतर गए, भाग के आए। तब पहुँचे वो रंगिया के बगल में कोई स्टेशन है, वहाँ पहुँचे। तो वहाँ से उन दिनों ये टेलीग्राफ इतना सुविधा नहीं थी, लेकिन रेलवे का वो होता ना कम्युनिकेशन का सुविधा होती है, ट्रेन आ रहा है जा रहा है, तो वहाँ से वो रेलवे के जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का, उसके माध्यम से लद्दाख में जो अफसर बैठा था उसको वहाँ भेजा। तो लद्दाख में वहाँ के जो अधिकारी थे वो ये मान के चुके थे ये नहीं खत्म नहीं। तो जब ये रेलवे के माध्यम से मैसेज वहाँ पहुँचा, पता नहीं कितने लोग, तो उन्होंने खुशी मनाई वहाँ, तो वापस फिर लद्दाख। फिर पूरा जो बाकी जो छिप के आ रहे थे, हमने जान जोखिम में आगे छिप गया था, वहाँ का भी सर्वे करके लाए, ऐसा नहीं छिप के भाग के आ रहे हैं। रात में एक जगह तो दो दिन रहे, एक गुम्पा का सामे गुम्पा है, वहाँ 2 दिन रहे। मैं देखता हूँ यार तो कोई आता ही नहीं आता, जो कन्वीनियंस हो मुझे कोई नहीं पहचाना, तो 2 दिन तो वहाँ का पूरा सर्वे। तो इतना रिस्क करके इतना, और अपनी जान को जोखिम में डाल के फिर अपने सर्वे की अगर रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए पहुँचा। तो इतना अंत में जैसे आपने किया, इतना कष्ट करने के बाद उनको यहाँ बोले ख्याल से यहाँ रायबरेली में, जिसमें मुरादाबाद के पास पीलीभीत है, इनको जागीर मिली थी, उसी में आता है ना। तो वहाँ रहे शायद वहीं, मतलब कोई कहते वहाँ वही कोई कहते हैं नहीं, ये शायद ये बुंदेलखंड मुरादाबाद। कोई ये अनुमान लगाता है कि जो उस पर कुंभ मेला भी लगा था हरिद्वार में, तो कुंभ से शायद लौट रहे थे उस वक्त 24 जनवरी 1882। उसका डेट और डेट भी तो डिस्प्यूट करते हैं, ये कहते हैं उन दिनों उतनी सुविधा नहीं थी ना, कम्युनिकेशन भी नहीं था, इतना रिकॉर्ड नहीं करते थे। और तो हमको केवल ये दुख होता है उन्होंने इतना बड़ा काम किया, लेकिन अपने बच्चों की उन्हें परवरिश नहीं कर पाया, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने चलने में लगा दी। जब अपने बच्चों की ये जो ये लड़की है, ये उन्हीं की परपोती है, इनके पिताजी, इनके दादाजी, उनकी कोई परवरिश ही नहीं कर पाया, उनको बता नहीं पाया तो क्या करना है। जब उनको बताने की जब फुर्सत हुई बताना, तो फिर बीमार पड़ गए तब। इसलिए वो एक राय बहादुर कृष्ण सिंह ने अपने बच्चों को ठीक ठाक किया, पढ़ाया लिखा किया, वो ये नहीं कर पाए, नहीं देख पाए, क्योंकि नहीं रहा था। जब तक तो कुछ कर पाते, यहाँ पे अध्यापन भी किया उन्होंने, पता नहीं 1 साल 2 साल 3 साल किया। शरद चंद्र दास जो SCD जिन्होंने वो शरद चंद्र दास भी इनके शिष्य थे, उनको भी पढ़ाया उन्होंने, बहुत सारे सर्वेयर्स को उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग दी। तो शरद चंद्र दास भी तिब्बत सर्वे करने के लिए, लेकिन बंगाली होने के नाते वो ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि वो होता है ना जाति गुण में होता है, वो तो व्यापारी थे, तिब्बत जाते थे, तो वो कर पाए, ये नहीं कर पाया। लेकिन शरद चंद्र दास ने तिब्बती भाषा में, जो शरद चंद्र दास ने जो तिब्बती भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, वो कहीं उनने मेंशन कर रखा है शरद चंद्र दास ने, लेकिन ये नैन सिंह की कृपा से मुझे ये मौका मिला। आज तिब्बती भाषा के जो डिक्शनरी है, जो तिब्बती लोग यहाँ उनकी लाइब्रेरी में जाए, और डिक्शनरी जो है तो शरद चंद्र दास की हो, तो ऐसे शिष्य भी पैदा हुए उनके अंदर। तो ऐसे वो पंडित थे ना, टीचर थे, बेसिकली उनका एक प्रोफेशन से वो शिक्षक थे, तो ट्रेनिंग देना तो उनका वो था, उनका एक प्रोफेशन ही था। तो जितने शिष्य उनने पैदा, उनके भी बड़े बड़े नाम, और उनके भी हैं, मैं भूल रहा हूँ। तो ऐसे थे, तो हमारे पूर्वज थे, इसलिए हम उनका नाम जब लेते हैं तो हमारे छाती में उतनी चौड़ी हो जाती है। हमारे त्योहार के थे, मिलन के मिलवाल लेते थे, तो ये उनकी हर प्रतिवर्ष यहाँ पर हम आते हैं। और अच्छा है कि सर्वे वालों ने इसको स्थान दिया है। जब ये जॉर्ज वेल्स की बाइसेंटेनरी हो रही थी, उस समय ये स्थापित हुआ, उस समय यहाँ कमिश्नर था। तो उनके जो वो थे परिवार के लोग थे, उन्होंने, मैं क्योंकि उनको मालूम था मेरे पास है, तो मैंने उनको बताया था, उसमें दो लोग पहुँचे थे, हरी सिंह रावत और पद्मन सिंह रावत, 2 पहुँचे थे। और तो यहाँ जो एवरेस्ट पे चढ़े थे ना, वहाँ पे
वो आए थे यहाँ, बाकायदा यहाँ भी आए हमारी हमारे मोहल्ले में कहीं रहा हो, वो पुरानी बात है। तो इसलिए हम जोहार वालों को खासकर प्रतिबद्ध रहना चाहिए, इसीलिए और उनको स्मरण करना चाहिए और उससे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। मैंने इसका वर्णन भी इसमें कर रखा है, जो कुछ ये देखिए, ये मैग्रोवर जो जॉन मैग्रोवर ने उन्होंने वर्णन दे रखा है इनके बारे में। ये पूरा उन्हीं का लिखा हुआ मैंने इसमें हिंदी में तर्जुमा करके इसमें दिया, अंग्रेजी में भी इसमें। ये बहुत अनूठी किताब होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ से पढ़ेंगे। सर आप लोग का स्वागत है म्यूजियम में। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत। किताब आप अभी हम चल रहे हैं वापस सर्वे ऑफ इंडिया से। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, हम लोगों ने गार्डनिंग की सभी लोगों ने, और हमारे सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने बहुत अच्छा साथ दिया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हाँ, आशा है हम इसी तरह से हर वर्ष इनकी जन्म जयंती को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू। अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ गलतियाँ इसमें हुई है तो उसके सुधार के लिए आगे। थैंक यू, बाय बाय।